अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा एक और टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है। आप लोगों ने तवज्जो से इसको समझना है। तो आज हम इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझना ताकि आगे वाले लेक्चर भी आपको सही तरह से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। मतलब कि एक एनिमल की डेवलपमेंट कैसे होती है, ग्रोथ कैसे होती है, कैसे हमारे पास एक मुकम्मल एक एनिमल बनता है। आप लोग इस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहली बात ये है, आप लोगों ने बायोलॉजी की एक ब्रांच पढ़ी होगी, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? मतलब कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो वो बनाते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट को हम दूसरा एक नाम देते हैं फर्टिलाइज्ड एग। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसके अंदर फर्दर होगा डिवीजन का प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो ज़ाइगोट अपने आप को डेवलप करके जब एक न्यू इंडिविजुअल में तकसीम करता है, एक नए इंडिविजुअल में अपने आप को चेंज करता है, तो इसको हम नाम देते हैं ज़ाइगोट को। ज़ाइगोट का एक नए इंडिविजुअल में तब्दील होना, इसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की स्टडी को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आप लोग इसकी डेफिनेशन एक यहाँ से भी देख लें। Embryology is the study of growth and differentiation by an organism from a single fertilized egg। fertilized egg को आप लोग zygote भी कह सकते हैं। into a highly complex and independent living things like its parents, that is known as embryology। कहते हैं कि embryology हमारे पास एक्चुअली क्या है? ये है स्टडी है ग्रोथ की और दूसरा डिफरेंशिएशन की बाय एन ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ है, ऑर्गेनिज्म बना है, किससे बना है? फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से, जिसको ज़ाइगोट भी कहते हैं, ये किसमें तब्दील हुआ है? इनटू हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग्स। जो इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग्स है लाइक इट्स पेरेंट्स, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। अब एक और चीज आप लोग बता दें, all organisms are related in their evolutionary processes। कहते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं, चाहे हमारे पास फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल हैं, तमाम के तमाम जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिलते हैं अपने एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। एवोल्यूशनरी प्रोसेस को अगर हम चेक करें, उनकी कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं वो तकरीबन कभी कभी किसी पॉइंट पे वो एक जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनमें सिमिलरिटीज चेक करते हैं। सबसे पहला एक स्टेप हमारे पास है जिसका नाम है गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं एक और गेमेटोजेनेसिस। जो लफ्ज है जेनेसिस, इसका मतलब होता है जनरेशन या प्रोडक्शन कहते हैं। लफ्ज है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गेमीट फॉर्मेशन। कौन सा गेमीट है? स्पर्म और दूसरा एग या ओवा। स्पर्म बनने के अमल को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एग या ओवा के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। एक और टर्म है, आप लोग समझ लें, स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन हमारे पास ये है कि स्पर्मेटेड का स्पर्म में कन्वर्ट होना। मतलब कि स्पर्मेटेड कुछ टाइम के बाद मैच्योर होकर डिफरेंशिएट होकर वो बना देगा स्पर्म। स्पर्मेटेड का स्पर्म में तब्दील होना, ये क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। और मुकम्मल एक स्पर्म का बनने का प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसी तरह से एग या ओवा के बनने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं oogenesis बोलते हैं। पहला स्टेप था गेमेट फॉर्मेशन। अब दूसरा हमारे पास गेमेट बन गया है तो वो गेमेट करेंगे फर्टिलाइज, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं। जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट बनाएंगे। ज़ाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n। इसको बोलते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जब ज़ाइगोट बनता है तो उसके बनने के लिए हाफ नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द एग एंड अदर हाफ फ्रॉम द स्पर्म। जब 1n यहाँ से आएंगे और 1n यहाँ से, ये दोनों आपस में जब फ्यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 2n। 2n को हम नाम देते हैं ज़ाइगोट। फर्दर ये ज़ाइगोट अपने आप को बड़ा करेगा, इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे बाय माइटोसिस और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लीवेज या इसको बोलते हैं डिवीजन। जैसे क्या होगा? ज़ाइगोट डिवाइड by mitotically
माइटोटिकली से मुराद क्या है, एक सेल से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन ईच टाइप ऑफ द सेल्स। हर किस्म के सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। ज़ाइगोट के अंदर जो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं उनको नाम देते हैं हम ब्लास्टोमेयर का, ब्लास्टोमेयर्स आर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास एक तीसरा इनका स्टेप होगा, बल्कि फोर्थ होगा। पहला तो था मिड फॉर्मेशन, दूसरा था फर्टिलाइजेशन और तीसरा था क्लीवेज, चौथा हमारे पास है गैस्कुलेशन। गैस्कुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। जब एक ज़ाइगोट बन गया है, ज़ाइगोट अपने आप को तकसीम करेगा। आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। फर्दर हमारे पास 2 किस्म के पार्ट बनेंगे, एक को हम नाम देंगे एपिब्लास्ट का और दूसरे को हम कहेंगे हैपोब्लास्ट। और इन एपिब्लास्ट और ठीक है बच्चे। चौथा आप लोगों के पास एक और स्टेप है जिसको बोलते हैं गैस्कुलेशन। गैस्कुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। जब आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जो आपके पास एम्ब्रियो होगा, मतलब कि एक स्टेज पहले आप लोग पढ़ेंगे मरूला स्टेज, एक और पढ़ेंगे ब्लास्टूला, एक और आप लोग पढ़ेंगे एक और हमारे पास इसकी वो आएगी स्टेप आएगा जिसका नाम होगा गैस्ट्रुला लेयर। और गैस्ट्रुला के अंदर 3 किस्म की जर्मिनल लेयर्स बनती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्कुलेशंस कहते हैं। जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो को 2 किस्म के लेयर्स में हम तकसीम कर देंगे। एक का नाम होगा एपिब्लास्ट और दूसरे का नाम होगा हैपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट और हैपोब्लास्ट के अंदर 3 किस्म के लेयर्स होंगे। एक एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर, मेसोडर्म दरमियान वाली लेयर, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर। इन 3 लेयर्स का बनना, इन 3 लेयर्स को हम नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, या हम इनको जर्मिनल लेयर्स भी कहते हैं। इन लेयर्स का बनना ये कहलाता है गैस्कुलेशन। और अगर ऐसा हमारे पास एम्ब्रियो हो जिसमें ये 3 किस्म के लेयर्स मौजूद हो, ऐसे एम्ब्रियो को हम नाम देते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला मतलब गैस्ट्रुला 3 किस्म के आपके पास जो है ना वो बल्कि 4 किस्म के आपके पास एम्ब्रियो के वो स्टेप्स हैं। एक है मरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रुला और हमारे पास है न्यूरोला। ठीक है, तो ये एक स्टेप है गैस्कुलेशन। गैस्कुलेशन में 3 किस्म की जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब इसके बाद जब ये लेयर्स बन जाएंगी फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन बनना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गन के बनने को हम नाम देते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसे हम लोगों ने टर्म पहले पढ़ी, गैमेटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन, और इसी तरह से oogenesis मतलब एग ऑर्गन फॉर्मेशन। अब हमारे पास है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है बॉडी ऑर्गन फॉर्मेशन। बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म्ड, इसके अंदर बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन बनेंगे। इसके अलावा सेल इंटरैक्ट एंड डिफरेंशिएट, सेल आपस में मिलेंगे और सेल होंगे डिफरेंशिएट होंगे, अपना मुख्तलिफ किस्म का जो टास्क होगा उसे वो कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, जब चीजें डिफरेंशिएट हो गई हैं, ऑर्गन इंक्रीज इन साइज, ऑर्गन अब साइज में बड़े होंगे। अडल्ट बॉडी फॉर्म अटेंड, अब वो अडल्ट की तरह की बॉडी की मतलब कि जो फॉर्म होगी, स्ट्रक्चर होगी, वो वाले हासिल कर लेंगे। जब ये हासिल कर लेंगे तो हम कह देंगे कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नाउ कंप्लीटेड, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और किसी भी ऑर्गन का, सेल का, टिश्यू का जो मुकम्मल एक साइज है वो भी हमारे पास हासिल हो चुका है। तो इसको हम नाम देते हैं ग्रोथ का। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये जो तमाम चीजें चेक करनी है, हमने किस पे चेक करनी है, चिक के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं टॉपिक का डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो जब चिक, ये जो हमारे पास चिक वगैरह है, मतलब मुर्गियां अंडे देती हैं, उनसे एक बच्चा बनता है, तो इसमें जितनी भी तब्दीली आ रही है वो तकरीबन हमारे साथ भी मैच करती हैं। तो ये जो हमारे पास चिक है, चिक के अंदर जब डेवलपमेंट होगी तो डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रोसेस होंगे, प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द चिक। सबसे पहली बात है जो चिक एग है, जिसमें आप लोग यॉक देखते हैं, यॉक जिसे जर्दी कहते हैं, और उसके अंदर की तरफ एक रेड पार्ट होता है, उस पार्ट को हम नाम देते हैं ब्लास्टोडर्म। वही ब्लास्टोडर्म का पार्ट क्या करता है, डिवाइड करता है। ये फर्दर आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा। द चिक एग जिसको यॉक कहते हैं इज सराउंडेड, वो उसके इर्द गिर्द कुछ चीजें पड़ी हुई हैं बाय वेरियस एक्सेसरी कवरिंग सिक्रेटेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, आप लोग तवज्जो से सुनो। मैंने क्या कहा, जो चिक एग होता है उसमें जो यॉक है उसके इर्द गिर्द कुछ एक्सेसरी कवरिंग है। एक्सेसरी का मतलब होता है मददगार, हेल्पिंग कवरिंग,
जो कि कहाँ से बनी है, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यूट्रस, उसके बाद कोलेका हो गया, उसके बाद ओविडक्ट जिन्हें हम यूट्राइन ट्यूब, फीमेल के ह्यूमन फीमेल के अंदर जिन्हें हम फैलेपियन ट्यूब्स का नाम देते हैं, वहाँ से वो चीज़ें सिक्रेट होती हैं और वो सिक्रेट होके एग के जो यॉक है उनके मतलब जो चिक एग है उनके इर्द गिर्द कुछ कवरिंग बनाते हैं। इस कवरिंग को हम आमतौर पर नाम देते हैं एसेसरी कवरिंग का। ये आप लोगों को आगे चल के बताएंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, मतलब जो मेल होते हैं मेल माउंट ओवर द फीमेल, मेल जो फीमेल के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मेल जो अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और जो मतलब फीमेल का जो ये वाला पार्ट है जिसका नाम देते हैं ओविडक्ट, जिसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, यहाँ पे एग और स्पर्म के दरमियान फर्टिलाइजेशन होगी जिससे हमारे पास एक मुकम्मल एक एग बन जाएगा। जब एक एग बन जाएगा तो एग के बाहर की तरफ वो जो सिक्रीशंस भी चाहिए जो उसका बाद में शेल बनाती है। इस शेल को बनाने के लिए जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यूट्रस, यूट्रस के अंदर की तरफ कुछ शेल ग्लैंड होते हैं, शेल ग्लैंड, इन ग्लैंड को हम नाम देते हैं वेटलेरियन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड अपने सिक्रीशन बनाते हैं और ये सिक्रीशन जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो ज़ाइगोट या इसको आप लोग एग भी कह सकते हैं, जैसे मुकम्मल एक बच्चा मतलब जब बनता है तो उसके बाहर की तरफ जो शेल होते हैं कवरिंग, वो कवरिंग आमतौर पे इस शेल ग्लैंड से ही बन जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज है, एक और बात है, व्हेन एन एग हैज बीन लेड, जब मुर्गी वगैरह अंडा देती है तो देने के बाद एग के अंदर की तरफ जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट का प्रोसेस उस वक्त दोबारा स्टार्ट होगा जब हम इन एग को फीमेल के नीचे रखेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा हो कि हम अंडों को मुर्गी के नीचे रखते हैं और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रूड पैचिंग। ब्रूड पैचिंग क्या होता है, अगर आप लोग मतलब कि हैन का मुर्गी का नीचे जो एनस वाला एरिया होता है जिसको हम एनल एरिया भी बोलते हैं, अगर आप लोग उस एरिया को चेक करें वहाँ पर किसी किस्म के कोई फीदर्स नहीं होते और उस इलाके के अंदर मतलब कि बहुत बड़ी मिकदार में ब्लड वेसल्स होती हैं और वो एरिया काफ़ी वार्म होता है। वार्म इसलिए है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत है, तो ब्लड मतलब कि जो मुर्गी का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम आमतौर पर नाम देते हैं एनल एरिया, अगर आप लोग उसको टच करके देखें तो वो एरिया दूसरी बॉडी के मुकाबले में ज़्यादा वार्म होता है, क्योंकि वहाँ एक चीज़ क्या है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। तो ब्लड सप्लाई के अंदर क्या हीट है, वो जो एरिया है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एग के साथ है, तो जब मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है तो वहाँ से हीट एग में ट्रांसमिट होगी। जब हीट वहाँ ट्रांसमिट होगी एग के अंदर तो हीट के थ्रू एग के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आमतौर पे हम ये एक और काम भी करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि हम नर्सरी से बहुत सारे चूजे लेके आते हैं, तो वो क्या ये सारे बच्चे मुर्गियों के थ्रू निकलवाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। उनके पास एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसको हम आमतौर पे नाम देते हैं इनक्यूबेटर का, और हम उस मशीन के अंदर ये एग रखेंगे और इन एग को हम ये वाला टेम्परेचर देंगे 36 to 38 सेल्सियस। यही टेम्परेचर नेचर ने मतलब कि मुर्गी भी अंडों को प्रोवाइड करती है। तो जब आप लोग इनक्यूबेटर के अंदर ये वाला टेम्परेचर देंगे तो अराउंड अबाउट 21 डेज 21 दिन में मतलब अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मतलब कि 21 जो हमारे पास डेज है ये इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस का टाइम है। तो इसमें जो मुकम्मल एक हमारे पास एम्ब्रियो होगा वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। एक और चीज, एट दिस टेम्परेचर एग शो कंप्लीट डेवलपमेंट। जब ये वाला टेम्परेचर दोगे और इतने टाइम के लिए दोगे तो एग के अंदर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। नाउ प्रोसेस ऑफ हैचिंग इज स्टार्ट। मतलब हैचिंग से मुराद क्या है, अंडे से बच्चा बाहर आएगा। जब अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो हमारे पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो फर्दर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस से मुराद ये है कि अगर एक चीज़ की डेवलपमेंट होगी उसके बाद दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे ये आप लोगों का एक टॉपिक था, नेक्स्ट आप लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।